हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट्स पर टेट में। तो आइए दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो 2015 में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम एक बार हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। यानी जो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान है वह दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन है सीखने की विधियां कहलाएगा, बी ऑप्शन है सीखने में स्थानांतरण कहलाएगा और सी ऑप्शन है सीखने के पठार कहलाएगा, डी ऑप्शन है सीखने में रुचि कहलाएगा। तो यह सीखने में स्थानांतरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीखने में स्थानांतरण कहलाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। यानी जो अनुभव है उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है स्मृति कहलाता है, बी ऑप्शन है सीखना कहलाता है, सी ऑप्शन है प्रेरणा कहलाता है, डी ऑप्शन है चिंतन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आकृति को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ए ऑप्शन है स्तंभाकृति, बी ऑप्शन है आवृत्ति बहुभुज, सी ऑप्शन है संचयी आवृत्ति और डी ऑप्शन है रेखा चित्र। तो जो सांख्यिकी में रेखा चित्र जिसमें आकृतियों को स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह जो कहलाता है तो वह स्तंभाकृति कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभाकृति कहलाता है, यानी ए ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में बुद्धि का विकास होता है लेकिन इतना नहीं होता है, मंद पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? मंद पड़ जाता है। बी ऑप्शन है शैशवावस्था में होता है, तीव्र होता है। किशोरावस्था में परिपूर्ण होता है। क्या होता है? विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो यह किशोरावस्था होता है। क्या होता है? किशोरावस्था होता है, यानी सी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। प्रौढ़ावस्था में परिपक्वता आती है। क्या आती है? परिपक्वता आती है, इसलिए यह तीनों ही गलत हो जाएंगे और सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि शिशु का अधिकतम व्यवहार आधारित होता है। यानी जो एक शिशु होता है उसका अधिकतम व्यवहार होता है वह किस पर आधारित होता है? ए ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, बी ऑप्शन है नैतिकता पर आधारित होता है और सी ऑप्शन है वास्तविकता पर आधारित होता है और डी ऑप्शन है ध्यान पर आधारित होता है। तो जो एक शिशु है उसका जो अधिकतम व्यवहार आधारित होता है वह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। किस पर होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। छठवां प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलन ने प्रयोग किया था। ए ऑप्शन है कुत्ते पर, बी ऑप्शन है वन मानर, यहाँ पर आएगा वन मानर, क्या आएगा? या वन मानसों पर। किस पर? वन मानसों पर। वन मानसों पर। किस पर? वन मानसों पर किया था, यानी हमारा बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। सातवां प्रश्न है कि यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। किसमें होंगे? ए ऑप्शन है सृजनशीलता में, बी ऑप्शन है वन अध्ययन में, सी ऑप्शन है विश्लेषण में, डी ऑप्शन है अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो यह आवश्यक नहीं होता है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं वो सृजनशील ही हों। कैसे हों? सृजनशील ही हों। इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर है। आठवां क्वेश्चन है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। यानी जो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है वह क्या है? ए ऑप्शन है अवधि है, बी ऑप्शन है नवीनता है, सी ऑप्शन है रुचि है और डी ऑप्शन है आकार है। तो जो ध्यान केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है, जो आंतरिक दशा होती है तो वह रुचि होती है। क्या है? रुचि, यानी ध्यान केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है वह रुचि है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नौवां प्रश्न है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ए ऑप्शन है प्रत्यास्मरण, बी ऑप्शन है तार्किक विधि, सी ऑप्शन है पहचान विधि और डी ऑप्शन है पुनः सीखना विधि।
तो जो स्मृति के मापन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, स्मृति के मापन के लिए जो प्रयोग नहीं किया जाता है वह तार्किक विधि का नहीं किया जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 10वां प्रश्न है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड के द्वारा, होल्टजमैन के द्वारा, मर्रे के द्वारा, बेलक के द्वारा। तो जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है जिसे हम टीएटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? टीएटी भी कहते हैं, मॉर्गन एवं मर्रे ने किया था। किसने किया था? मॉर्गन एवं मर्रे ने किया था। सी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। 11वां प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिकों का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, यानी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका सबसे बड़ा शिक्षा में क्या योगदान है? पहला ऑप्शन है विषय केंद्रित शिक्षा है, बी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, और सी ऑप्शन है क्रिया केंद्रित शिक्षा है, और डी ऑप्शन है कि बाल केंद्रित शिक्षा है। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। तो जो मनोविज्ञान का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान है वह है बाल केंद्रित शिक्षा है। क्या है? यह बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी डी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है कि निरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन कह रहा है वर्गीकरण का सिद्धांत, सी ऑप्शन कह रहा है कि समन्वय का सिद्धांत, और डी ऑप्शन कह रहा है वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से जो संबंधित नहीं है तो वह आपका हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत, क्योंकि यह बांटने की बात कर रहा है। किसका कर रहा है? बांटने की बात कर रहा है। 13वां प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? यानी जो क्लासरूम में पाठ प्रस्तावना जो सोपान होते हैं सीखने के किस नियम पर आधारित होते हैं? पहला ऑप्शन है प्रभाव का नियम है, बी ऑप्शन है सादृश्यता का नियम है, सी ऑप्शन है तत्परता का नियम है, और डी ऑप्शन है साचर्य का नियम है। तो जो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना का जो सीखने के सोपान है, यानी सोपान सीखने के नियम पर आधारित होते हैं, तो ये नियम पर आधारित होते हैं तो यह तत्परता के नियम पर आधारित होते हैं। किस पर होती हैं? तत्परता के नियम पर यह आधारित होते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 14वां प्रश्न देखते हैं कि संप्रत्यय के निर्माण का प्रथम सोपान है, यानी जो संप्रत्यय है उसके निर्माण का जो प्रथम सोपान है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है कि सामान्यीकरण, यानी सामान्यीकरण का संप्रत्यय, बी ऑप्शन है विभेदीकरण, और सी ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, डी ऑप्शन है पृथक्करण। तो जो संप्रत्यय के निर्माण का जो प्रथम सोपान होता है, जो प्रथम सोपान होता है तो वह प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। सामान्यीकरण नहीं होता है, विभेदीकरण भी नहीं होता है, और पृथक्करण भी नहीं होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। 15वां प्रश्न है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया है, यानी यह डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, या किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है कि टॉलमैन द्वारा, बी ऑप्शन है बंडूरा के द्वारा, सी ऑप्शन है थांडाइक के द्वारा, डी ऑप्शन है कोलर के द्वारा। जो प्रेक्षणात्मक जो अधिगम का संप्रत्यय दिया गया है तो वह बंडूरा के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। टॉलमैन के द्वारा भी नहीं दिया गया, थांडाइक के द्वारा भी नहीं दिया गया, और कोलर के द्वारा भी नहीं दिया गया, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16वां प्रश्न है कि अधिगम में जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रही है ने प्रभाव का नियम दिया था, यानी अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? पावलव ने नहीं दिया था, इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। बी ऑप्शन है स्किनर ने, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। वाटसन ने व्यवहारवाद का, और थॉर्नडाइक ने दिया था प्रभाव का नियम। क्या दिया था? प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं। कितने दिए? 3 मुख्य नियम है और 5 गौड़ नियम है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? प्रभाव का जो नियम दिया गया है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां है। कौन सा है? 17वां प्रश्न है कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ए ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। बी ऑप्शन है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि। यहाँ पर वस्तु होगा। क्या होगा? वस्तु, प्रविधि। सी ऑप्शन है प्रकाश, ध्वनि और गंध। डी ऑप्शन है पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। तो जो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ जो निर्धारक हैं वो रुचि है, लक्ष्य है,
अभिवृत्ति है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन एकदम सही आंसर है, यानी अवधान के आंतरिक व्यक्तिनिष्ठ जो निर्धारक होते हैं वो रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति होती है। पहला ऑप्शन इसका सही है। 18वां प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, यानी जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो क्या है। ए ऑप्शन है कि केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का यह अध्ययन करता है। बी ऑप्शन है कि केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है, ऐसा तो नहीं है। सी ऑप्शन है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है, ऐसा भी नहीं है। यह सभी की करता है, यानी डी ऑप्शन सही है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करता है। यह तीनों अवस्थाओं की करता है। किसकी करता है? शैशवावस्था की भी करता है, गर्भाकाल भी की करता है और बाल्यावस्था की भी करता है। तो यह गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की क्या करता है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र आता है। क्या आता है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र आता है। 19वां प्रश्न है कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र से अलग ना होने के कारण होती है कहलाती है। 21वें गुणसूत्र से, यहाँ से आएगा, से जोड़े से अलग न होने के कारण, 21 गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण जो कहलाती है। ए ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। बी है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है। सी है टर्नर सिंड्रोम है। डी है विल्सन सिंड्रोम है। तो जो माता के 21वें जोड़े से जो अलग नहीं हो पाता है उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। हमारा विकल्प पहला सही है। 20वां प्रश्न है कि कुल वर्ग के अनुसार, कुल वर्ग के अनुसार, यहाँ पर कुल नहीं होगा, कोल वर्ग होगा। क्या होगा? कोल वर्ग, कोल वर्ग के अनुसार, यहाँ कोल होगा। क्या होगा? कोल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? जो नैतिकता है वह बाहरी कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। ए ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक अवस्था। बी ऑप्शन है पारंपरिक अवस्था और सी ऑप्शन है पश्चात पारंपरिक अवस्था और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कोल वर्ग के अनुसार जो नैतिकता है, जो नैतिकता होती है वह हमारी पूर्व पारंपरिक अवस्था से होती है। पारंपरिक से भी नहीं होती, पाश्चात्य से नहीं, उपयुक्त में से, यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था से नैतिकता बाहरी कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, यानी इनमें से एक सही कौन सा क्रम है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पहले अंडाणु बनता है, फिर शुक्राणु बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर युग्मनज बनता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ब्लास्टोसिस्ट बनता है पहले, अंडाज, शुक्राणु और युग्मनज। सी ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु और शुक्राणु। डी ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। पहले अंडाणु बनता है, फिर शुक्राणु बनता है, फिर युग्मनज बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यानी हमारा डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। 22वां प्रश्न है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है क्रेचर के द्वारा, युंग के द्वारा, सेल्डन के द्वारा या स्प्रेंगर के द्वारा। तो जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया है वह हमारा युंग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? युंग महोदय के द्वारा किया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 23वां प्रश्न है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। पहला ऑप्शन है निगमन विधि के, बी ऑप्शन है आगमन विधि के, सी ऑप्शन है अंतर्दर्शन विधि के, डी ऑप्शन है बाह्य दर्शन विधि के। तो जो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण जो उदाहरण हैं, यानी जो किस विधि के सोपान हैं या जो सोपान दिए गए हैं वह हमारे आगमन विधि के सोपान हैं। किसके? आगमन विधि के सोपान हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण आगमन विधि के सोपान हैं। 24वां प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। हदम यानी हदम में, बी ऑप्शन है अहम में, सी ऑप्शन है परा अहम में और डी ऑप्शन है परिस्थितियों में। तो फ्रायड के अनुसार जो मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है, जो आंतरिकीकरण होता है वो परा अहम में होता है। किसमें होता है? परा अहम में होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। व्यवहारवादियों ने कहा है, यानी ऐसा कौन सा व्यवहारवादी है जिसने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। फ्रीमैन ने कहा है, न्यूमैन ने कहा है, वाटसन ने कहा है या होलजिंगर ने कहा है। तो जो मुझे नवजात शिशु दे दो मैं उसे डॉक्टर, चोर, वकील, इंजीनियर,
कभी जो बनाना चाहता हूँ वो बना दूंगा। तो ऐसा कहा है वाटसन महोदय ने कहा है। किसने कहा है? वाटसन महोदय ने कहा है। और यह परिभाषा बार बार पूछी जाती है। 26वां प्रश्न है कि ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका है, यानी जो ध्यान को आकर्षित होने में जो प्रमुख भूमिका होती है वो किसकी होती है? पहला ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता की, बी ऑप्शन है उद्दीपन की उपादेयता की, सी ऑप्शन है उद्दीपन की विश्वसनीयता की और डी ऑप्शन है उद्दीपन की सक्रियता की। तो जो ध्यान को आकर्षित होने की जो प्रमुख भूमिका होती है वह उद्दीपक की तीव्रता की होती है। यानी कोई चीज़ तुम्हें कितनी प्रभावित कर रही है तो वह उद्दीपक की तीव्रता की होती है। ये तीनों बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की, यानी हम एक छात्र में कैसे रुचि उत्पन्न कर सकते हैं? शिक्षण के द्वारा, सहानुभूति के द्वारा, समदृष्टि के द्वारा या प्रेरणा के द्वारा? तो जो प्रेरणा के द्वारा, किसके द्वारा? प्रेरणा के द्वारा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो डी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि फ्राइड के अनुसार, यानी फ्राइड ने ऐसा क्या कहा है, उनके अनुसार क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या उन्हें स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। यानी फ्राइड ने कहा है कि ग्रहण किए हुए सीखे तथ्यों को धारण करने या उन्हें स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। यानी हमें कोई चीज़ याद नहीं आ रही है तो उसे हम विस्मरण कहते हैं या विस्मृति कहते हैं। बी ऑप्शन है कि विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता को। सी ऑप्शन है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो फ्राइड ने कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह हमारा सिगमंड फ्राइड महोदय ने कहा है। यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 29वां क्वेश्चन है कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? पहला ऑप्शन है वाटसन के द्वारा, बी ऑप्शन है कोप्फा के द्वारा, सी ऑप्शन है कोहलर के द्वारा और डी ऑप्शन है गेस्टल्टवादियों के द्वारा। तो जो SOR जो प्रस्तावित किया गया है वह आपका वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा SOR प्रस्तावित किया गया है। यह 30वां प्रश्न है और लास्टवां प्रश्न है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है क्या कहलाती है? यह दोस्तों बार बार पूछा जाता है प्रश्न। पहला ऑप्शन है नामित मापनी, बी ऑप्शन है क्रम सूचक मापनी, सी ऑप्शन है अंतराल मापनी और डी ऑप्शन है अनुपात मापनी। तो जो अंतराल मापनी है समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है उसे हम अनुपात मापनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात मापनी कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन डी सही है।